नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य अध्ययन में और मेरा नाम है प्रीति रावत। तो आज मैं आपको सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इंट्रोडक्शन जो है मेरा नाम तो आप अब जान ही गए होंगे कि प्रीति रावत है, लेकिन मैं जो इंट्रोडक्शन अभी देने वाली हूँ वो मैं स्पेशली क्योंकि यूपी टेट का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, और एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, तो उसमें मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं ये जो नई ये क्लास लेकर आने वाली हूँ वो है हिंदी की। हालांकि हिंदी का मैंने इस चैनल पे पहले भी मैंने 1-2 क्लासेस दी है, ठीक है। तो अब क्योंकि टाइम बहुत कम है और एग्जाम आने वाला है, तो अभी मैं जो हिंदी स्टार्ट कर रही हूँ स्पेशली यूपी टेट और यूपीएसआई के लिए, ठीक है। यूके ट्रिपल एससी का भी एग्जाम क्योंकि अभी फॉर्म भरे हैं तो उसमें भी हिंदी पूछी जाएगी, ठीक है। और बाकी भी जो भी कोई जिस भी पेपर में हिंदी आती है उन सभी के लिए ये जो बैच चल रहा है स्पेशली ये जिनमें हिंदी आती है उन एग्जाम्स के लिए है। तो इस बैच में सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ाई जाएगी। तो आज जो मैं हिंदी पढ़ाने वाली हूँ मैं आपके सामने एक छोटा सा मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक सिलेबस टाइप का कि आज मैं जो आपको करवाने जा रही हूँ वो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चनरी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चनरी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके जो यूपी टेट का जो पेपर है वो फैब में है शायद, या मार्च में है, जहां तक मैंने सुना है फैब में इसका पेपर है। तो फरवरी, क्योंकि अब अगर मैं टॉपिक वाइज अगर आपको पढ़ाऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और उसमें क्या होगा कि पूरा कवर भी पता नहीं हो पाता है कि नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले छोटा सा आपको एक वीडियो बना के भेजती हूँ 15-20 क्वेश्चन का। अगर आपको ये क्वेश्चन बेस अभी करना है, ये मैं आपसे सुझाव मांग रही हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन बेस अभी पढ़ना है तो मैं रोज आपको 15 से 20 क्वेश्चन इसमें हिंदी के कराऊंगी, साथ में उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करूंगी ताकि आपका टॉपिक भी क्लियर होता रहे थोड़ा बहुत और आपको एग्जाम में भी हेल्प मिलती रहे, ठीक है। बाकी जो हिंदी की जो क्लास है वो प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, जरूर चलेंगी, टॉपिक वाइज चलेंगी ताकि आपकी हर चीज हिंदी में क्लियर होती रहे। लेकिन अभी क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है तो उसी बेस्ड मैं सोच रही हूँ कि क्वेश्चंस स्टार्ट करें ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए साथ में और आपको हिंदी के क्वेश्चंस में मिल जाए। तो प्लीज आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये जो तरीका है क्वेश्चन कराने का वो ज्यादा सही लगेगा आपको या फिर आपको टॉपिक समझने हैं, ठीक है। तो आप ये बता देंगे कमेंट में, कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको किस प्रकार की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले भी एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है हिंदी में हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे हम आज। और मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ, अगर आपको टॉपिक पढ़ने होंगे तो भी आप बता देना, तो फिर आपके टॉपिक ही चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, यहां तक आपको दिख रहा होगा, उसे क्या कहते हैं। और मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को प्रमोट करें, इसको आप शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी सिलेबस, अभी मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि ये चैनल नया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इन फ्यूचर जब भी जिसमें जो भी बैचेस चलेंगे उसका कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, इसमें जो भी स्टडी चलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, तो कोई भी बच्चा इसमें आके आराम से पढ़ सकता है। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग सब्सक्राइब भी करें, उसे लाइक भी करें, ठीक है। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं उसको कहते हैं वर्ण। अब यहाँ पे वर्ण शब्द आया है, ठीक है, मैं साथ के साथ आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कराऊंगी।
तो यहाँ पे क्या आया है, वर्ण आया है। अब क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से आपके लिए क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं। आंसर हमारे पास मिल गया कि उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन करें और सिंपल आंसर की बात करें तो सिर्फ इतना ही है। लेकिन अब इसमें यहाँ एक और चीज देखें तो यहाँ यहीं से एक क्वेश्चन ये भी कहा, यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपके पास ये भी आ जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है ध्वनि के लिखित रूप को, ठीक है, लिखित रूप को क्या कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये भी क्वेश्चन आ गया कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, तो भी आपका आंसर क्या होगा, वर्ण होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया कि वर्ण के मौखिक रूप को क्या कहते हैं, वर्ण के मौखिक रूप को, ठीक है, मौखिक रूप को, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्या कहते हैं। ठीक है, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो वहां पे आंसर आपका क्या होगा, ध्वनि। ठीक है, सीधी सी बात है, जब ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कह सकते हैं तो वर्ण का मौखिक रूप क्या हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत अलग जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा हमेशा से क्या पढ़ते आया है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं। हर बच्चे ने वर्ण पढ़ा है, रटा है, जिंदगी में कभी ये क्वेश्चन किसी बच्चे का गलत नहीं हो सकता। अब वो इसी क्वेश्चन को घुमा के क्या दे सकते हैं कि वर्ण के मौखिक रूप को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ण के मौखिक रूप को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और क्वेश्चन अगर कभी आपके सामने ये आ गया कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, तो ध्वनि का लिखित रूप क्या है, वर्ण है। जिस प्रकार वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, उसी प्रकार ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। ठीक है, तो यहां से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं वर्ण। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद बताओ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आ गया है, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को राइटिंग शायद मेरी समझ थोड़ी बहुत तो आ ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं राइटिंग को इतना ध्यान नहीं दूंगी, बस आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन मिल सके। ठीक है, तो स्पीड में लिखूंगी थोड़ा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं। ठीक है, तो उच्चारण की अगर हम बात करें तो उच्चारण के आधार पर वर्ण के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं दो। अब ये दो कौन कौन से भेद होते हैं, ठीक है, वर्ण यानी कि हमारी जो वर्णमाला है। ठीक है, तो वर्ण के इसमें हो सकता है कि वर्ण दे दे, हो सकता है आपकी वर्णमाला वो ना भी दे। ठीक है, तो वर्ण के दो भेद है, कौन कौन से हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर कितने भेदों में बांट दिया हमने इसको, दो भेदों में। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे स्वर और व्यंजन। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन इसको घुमा के भी दे सकते हैं आपको कि स्वर और व्यंजन किसके भेद है, किसके आधार पर है। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर। ठीक है, वर्ण के ये क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाएगा कि ये उच्चारण के आधार पर है या लिखित आधार पर है, किस आधार पर है। तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या होना चाहिए कि उच्चारण के आधार पर। ठीक है, किस तरीके से बांटा गया है इसको, उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान देंगे, उच्चारण के आधार पर वर्ण को कितने भागों में कितने भेद है उच्चारण के, तो दो भेद है। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले, ध्यान देंगे किसकी बात हो रही है, स्वर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा, और एक मैं आपको और चीज बता देती हूँ, आपको क्वेश्चन में हमेशा भी क्या पकड़ना है, कीवर्ड्स पकड़ने हैं। ठीक है, सारा दुनिया भर का वो रामायण आपको इतना बड़ा सेंटेंस होगा, आपको वो याद नहीं रखना है, कीवर्ड्स उसमें ढूंढने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या पूछा है, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले
यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा। समय को क्या कहते हैं? को क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे? किसी स्वर के उच्चारण में, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। अब स्वर में जो उच्चारण हम बोलते हैं, ठीक है, यानी हमें क्या पता है कि हमारे स्वर कौन से हैं? अ, आ, ये क्या है ये हमारे स्वर हैं, ठीक है। तो जब हम इनको बोल रहे हैं तो इनको बोलते हुए किसकी आवाज आ रही है? कुछ एक ध्वनि आ रही है, ठीक है, और उस ध्वनि को, वो उच्चारण में जो ध्वनि आ रही है उसको हम क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। स्वर की बात हो रही है यहाँ पे। एक बात आप और ध्यान रखेंगे, स्वर और व्यंजन। हमने अभी क्या पढ़ा था कि वर्ण के 2 भेद किए गए उच्चारण के आधार पर, ठीक है। तो एक हमारा हो गया स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक और छोटी सी चीज बता देती हूँ, स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब यहाँ पे व्यंजन को भी कई लोग बहुत गलत परिभाषित करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, आपको आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा कि अक्षर और स्वर एक ही चीज है, ठीक है। लोगों को क्या लगता है कि अक्षर और स्वर एक ही चीज है, जबकि बिल्कुल गलत है। अक्षर अलग है और व्यंजन अलग है, ठीक है। व्यंजन जो होता है, अगर हम इंडिविजुअल व्यंजन की बात करें, स्वतंत्र रूप से अगर हम व्यंजन की बात करते हैं, तो व्यंजन हमेशा भी आधा होता है। व्यंजन अगर हम बात करें, व्यंजन हमेशा भी आधा होता है। इस क में और इस क में बहुत डिफरेंस है। ये अक्षर है जबकि ये व्यंजन है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा होगा? ये अक्षर है, ये वाला जो क है ये अक्षर है, जबकि ये वाला क सिर्फ व्यंजन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हलंत जा रहा है, यानी कि कोई भी अक्षर जब तक उसके साथ अ की मात्रा ना जुड़ जाए तब तक, या कोई भी स्वर की मात्रा ना जुड़ जाए तब तक वो क्या होता है? व्यंजन होता है। जैसे ही उसके साथ किसी की मात्रा लग जाती है, ठीक है, किसी भी स्वर की मात्रा लग जाती है, वो क्या बन जाता है? अक्षर बन जाता है, ठीक है। वो क्या बन जाता है? अक्षर बन जाता है। तो ये आपको, ये बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत कम लोग शायद इसे जानते होंगे, अक्षर और व्यंजन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है? किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो स्वर, जो उच्चारण में जो समय लग रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? जैसे हम आ की मात्रा ये होती है, ठीक है, ई। अच्छा, मैंने यहाँ पे आंसर ही बोल दिया है। ये जो समय लग रहा है इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या होता है, ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे? तो ये होती है, क्या होती है? ये मात्रा होती है, ठीक है। क्या होती है ये? तो ये होती है मात्राएं, जो हम किसी भी स्वर की, जैसे हमने आ बोला तो आ की ये क्या है? मात्रा है। वही तो पूछ रहा है, क्या कहते हैं उसे? मात्रा कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये भी मात्रा है। ये क्या है? ये भी मात्रा है। इसको हमने क्या नाम दिया है? मात्रा नाम दिया है, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। और देखो, ये क्वेश्चन ऐसे है कि आपको लगेगा कि, क्योंकि जिसने तो हिंदी सब्जेक्ट, जिसने ऐसे पढ़ा होगा कि हाँ ये सब्जेक्ट है और हम इसे बहुत डीप पढ़ेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं हमारी हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन ग्रामर की अगर बात करें तो पता नहीं कहाँ चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है
कि जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम ये रिकॉल कर लेंगे कि वर्ण के भेद हमने कितने बोले थे उच्चारण की दृष्टि से, तो 2 बोले थे। कौन कौन से बोले थे? एक था हमारे पास स्वर और दूसरा था हमारे पास व्यंजन। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या था? व्यंजन था। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्वर और व्यंजन है, ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, और मैंने आपको क्या कहा कि स्वर कौन से हैं? अ, आ, ये क्या है? ये सारे क्या है? ये स्वर है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आई, ओ, आउ, अंग, सॉरी अंग नहीं, ठीक है, तो ये क्या है? ये सारे क्या है? स्वर है। ठीक है, और व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? क से लेकर ज्ञ तक। ठीक है, क से लेकर ज्ञ तक क्या है हमारे? ये हमारे व्यंजन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जिन वर्णों के उच्चारण से दूसरे वर्णों की आवश्यकता, जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, उच्चारण यानी कि बोलने में, जिन वर्णों को उच्चारण करने में दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका सीधा और सिंपल आंसर होना चाहिए क्या? उनको हम क्या कहते हैं? स्वर। क्योंकि स्वर एकदम स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, इनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इनकी अपनी खुद की मात्राएं होती है। ठीक है, क्या होती है? इनकी खुद की मात्राएं होती है। और अगर किसी स्वर को अगर दूसरे वर्ण की आवश्यकता पड़ जाए तो वो स्वर नहीं कहलाता है। इस बात को आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस वर्ण को बोलने में, जिस स्वर को, ठीक है, हम किसकी बात करेंगे अब यहाँ पे? स्वर को, क्योंकि यहाँ पे हमने आंसर क्या लिखा अपना? स्वर। ठीक है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, जिनको दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है उच्चारण करने के लिए। और जिस वर्ण को उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता पड़ जाए वो स्वर की गिनती में नहीं आता है। इसीलिए अंग और अह, ठीक है, इसीलिए अंग और अह को कभी भी स्वर में नहीं गिना जाता है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वर की संख्या कितनी हो जाती है? 11। कितनी हो जाती है स्वर की संख्या? 11। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? देखिए ये क्वेश्चन आ गया, बहुत सुंदर क्वेश्चन है और बहुत बार बच्चे गलत करके आए हैं, कहीं पे 10 लिख रहे हैं तो कहीं पे 13 लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज ये भी क्लियर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है? तो स्वर की संख्या है 11। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि हमने क्या पढ़ा है आज तक? ठीक है, क्लास 1 से लेकर हम क्या पढ़ते आए हैं? हमने इस टाइप का कुछ स्वर पढ़े होंगे। ठीक है, और हम यहां देखते हैं ए, आई, ओ, आउ, अंग और अह। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था जितने क्वेश्चन बताऊंगी उसको साथ के साथ क्लियर करती जाऊंगी। ठीक है, तो यहां पर हमने हमेशा से क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है हमने हमेशा से कि ये हमने स्वर पढ़े। हमारा क्या होता है? स्वर व्यंजन होते हैं। 2 उच्चारण की दृष्टि से हम 2 भेदों में बांटते हैं इनको, एक स्वर हो जाता है, एक व्यंजन हो जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अगर हम इस हिसाब से देखें तो स्वरों की संख्या कितनी हो जा रही है? यहाँ पे 13 हो जा रही है। कितनी हो रही है स्वर की संख्या? 13 हो जा रही है। लेकिन जबकि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है? 11। ठीक है, अब इसको सिद्ध करते हैं कैसे? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि जिसको स्वतंत्र रूप से बोला जाए, जिनको किसी भी वर्ण को दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है बोलने में, उन वर्ण को हम क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर क्या था? वो स्वर। ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो अंग और अह है, ये ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने के लिए व्यंजन की भी आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, जिनको बोलने के लिए व्यंजन की भी आवश्यकता पड़ रही है। अगर आप इसका विस्तारित रूप अगर आप इसका लिखते हैं
तो ये कैसे हो जाता है, ये, ठीक है। इसका विस्तारित रूप क्या हो जाता है, अ, न और ग, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, प्लस प्लस अ का फिर से साइन आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे व्यंजन भी आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया, और स्वर की परिभाषा क्या है कि जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, जिनको दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, दूसरे व्यंजन की भी, दूसरे वर्ण की भी आवश्यकता पड़ रही है। इसीलिए इन दोनों को किसकी श्रेणी में नहीं रखा गया है, स्वर की श्रेणी में। हालांकि इनको लिखा स्वर के साथ जाता है, लेकिन ये स्वर में आते नहीं है, बल्कि ये व्यंजन में भी नहीं आते हैं, ठीक है। इनको व्यंजन में भी स्थान नहीं दिया गया है। इसीलिए अंग और अह को क्या कहा जाता है, अयोगवाह। क्या कहा जाता है, अयोगवाह। ध्यान देंगे, स्वर और अंग और अह को क्या कहा गया है, अयोगवाह, ठीक है। अब हम आते हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास, अच्छा अभी अब कई जगह आपको क्या दिखेगा, स्वर की संख्या कुछ लोग क्या कहते हैं, 10 कहते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि स्वर की जो संख्या है वो 10 है, लेकिन 10 को भी हम गलत प्रूव करेंगे। कैसे, क्योंकि उनका ये मानना, वो लोग री को भी नहीं मानते हैं, ठीक है। उनका कहना है कि री भी क्या है, द्विगुण है, द्विगुण नहीं, सॉरी, इसमें भी क्या हो रहा है, दो किसी और वर्ण की हमें सहायता लेनी पड़ रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो हमारा हिंदी शब्द है, ठीक है, हिंदी जो भाषा है वो कहां से निकल कर आई है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है संस्कृत से, ठीक है, संस्कृत से। और संस्कृत में जो री है, ठीक है, संस्कृत में जो री है उसको क्या माना गया है, उसको स्वर कहा गया है, ठीक है। और री, क्योंकि इसकी अपनी क्या है, मात्रा है, री की क्या है, अपनी मात्रा है। और ये क्या बन जाता है, क्योंकि हम लोग, हमारा उच्चारण गलत होता है, ठीक है। री कभी नहीं होता है, क्या होता है, री होता है, री होता है। तो जब री होगा तो इसकी क्या है, अपनी मात्रा है और स्वतंत्र रूप से बोला जा रहा है, ठीक है, किसी और वर्ण की सहायता नहीं पड़ रही है। इसीलिए री को कंटिन्यू स्वर में जोड़ा जा रहा है। तो यहां पे हम क्या होगा, स्वर की संख्या 10 ना होके कितनी है, 11 है। ना ही 10 है, ना ही 13 है, बल्कि कितनी है, 11 है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। कई बार आपको क्या आएगा, कहने को, कई बार आपके ऑप्शन में 10 भी होगा, तो 10 आपको नहीं लगाना है, आपका ऑप्शन हमेशा से क्या रहेगा, 11 रहेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, कोई कंफ्यूजन नहीं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वर्ण, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। या तो वर्ण होगा या फिर ध्वनि होगा। ऑप्शन में अगर ध्वनि भी, आपको अगर वर्ण नहीं है, ध्वनि है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर ऑप्शन में क्या है, वर्ण नहीं है, ध्वनि है, तो भी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, क्योंकि वर्ण जो है वो क्या है, मैंने आपको इससे पहले भी क्वेश्चन एक आया है, वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप है, और ध्वनि क्या है, वर्ण का मौखिक रूप है, ठीक है। ध्वनि क्या है, वर्ण का मौखिक रूप है, और वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप है। तो अगर ऑप्शन में ध्वनि भी होता है तो आप ये मत सोच, और ऑप्शन वो ऐसे भी देंगे कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, वो लिख देंगे ध्वनि और दो कुछ और ऑप्शन दे देंगे, लेकिन चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, और आप क्या करके आ जाओगे वहां पे, इनमें से कोई नहीं, जबकि यहाँ पे आंसर आपके पास लिखा हुआ है ध्वनि। बस उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्ण की जगह क्या लिख दिया, ध्वनि लिख दिया। आप तो सोचोगे कि अरे हमने तो कभी ध्वनि पढ़ा ही नहीं, जबकि ध्वनि सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूं कि वर्ण ध्वनि की लिखित, वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है, और ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, चलिए ये देख लेते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है। क्या देखते हैं हम, हिंदी में क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है।
क्या क्वेश्चन है आपके पास? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है, अब अगर मैं सिंपल से आंसर की यहां पे बात करूं तो 52, ठीक है, 52 है। अब क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि हर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगी कैसे, ताकि आपका टॉपिक भी थोड़ा क्लियर होता जाए साथ में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा था कि वर्णों के कितने भेद करें। देखिए मैं बार बार इसलिए बोल रही हूं ताकि आपको याद होता रहे ये, ठीक है। वर्ण के हमने कितने भेद करे? उच्चारण की दृष्टि से 2 भेद है, ठीक है। एक हमारे पास है स्वर और दूसरा हमारे पास है व्यंजन, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? व्यंजन है, ठीक है। अब इतना हमने समझ लिया। हमने क्या कहा कि स्वर की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या हमने कहा 11, ठीक है। 2 हमारे क्या थे? अयोगवाह, ठीक है। 2 हमारे क्या थे? अयोगवाह, ठीक है। समझ आ रहा होगा आपको अयोगवाह कौन से थे? अंग और अह क्या है? अयोगवाह है, ठीक है। तो 11 और 2 13 हो गए, ठीक है। यहां तक हमारे पास 13 तो आ गए। अब अभी भी लेकिन बनाने कितने हैं हमें? 52 बनाने। इसकी दृष्टि से हमारे पास 52 वर्ण आने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब मैं यहां पे आपको पूरा लिख देती हूं। क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, य, र, ल, व। स्पर्शी व्यंजन अलग लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं अभी बताऊंगी स्पर्शी व्यंजन क्या है। श, स, ह, और ये हो गया अक्ष, त्र और ज्ञ, ठीक है। हमारी वर्णमाला में ये लिखे रहते हैं। हम इनको काउंट कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये 25 जो वर्ण है, ये 25 जो वर्ण है, इनको क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन। क्या कहा जाता है इनको? स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन क्यों कहा जाता है ये मैं अभी आपके पास आती हूं, क्यों कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या है? य, र, ल, व। क्या है? य, र, ल, व। इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या कहा जाता है इनको? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और हमारे पास आ गए श, श, ह, ठीक है। ये इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। क्या कहा जाता है इनको? ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है। ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। और अगर कहीं आपको संघर्षी, यानी कि इनको बोलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो इनको संघर्षी व्यंजन अगर ऑप्शन में आपके पास होगा, ऊष्मीय की जगह हो सकता है संघर्षी लिखा हो, तो आपको उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसी को ही कहते हैं संघर्षी, संघर्षी व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्षौत्रज्ञ। क्षौत्रज्ञ क्या होते हैं? तो क्षौत्रज्ञ होते हैं अक्षौत्रज्ञ और श्र, ठीक है। क्षौत्रज्ञ और श्र ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं ये? तो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अब हम काउंटिंग कर लेते हैं। 25 ये हो गए, ठीक है। 25 और 4 कितने हो जाएंगे? 25 और 4 29, ठीक है। प्लस 4 कितने हो जाएंगे? ये 33 और प्लस 4 तो ये हो गए 37, ठीक है। अब इसमें क्या बचा है? अब हम देखते हैं कि 37 प्लस 13 कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 50। 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। लेकिन हमारे पास अभी भी 52 चाहिए हमें। तो आप सोच सकते हो कहां गलती है हमसे? कहीं भी गलती नहीं है। हमारे पास 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं जो कहा किसके किसके जिनका आकार किनसे मिलता है? एक होता है हमारा ड़ और दूसरा होता है ढ, ठीक है। प्लस ये द्विगुण व्यंजन मिल जाएंगे और हमारे पास कितनी हो जाएगी संख्या वर्णों की? 52। 50 प्लस 2, 50 प्लस 2, 52 आ गए। कोई कंफ्यूजन? कुछ नहीं, ठीक है। अब हम इनको देखते हैं कि इनकी जरूरत हमें कहां पड़ती है। एक हमारे पास आता है सड़क, ठीक है, और एक आता है डगर। आप इनका उच्चारण करेंगे जब, तो सड़क में आप सड़क तो नहीं बोलते हैं, सड़क कोई नहीं बोलता होगा, सड़क बोलता होगा, ठीक है।
तो ये वही सड़क है, ठीक है, जिसके नीचे बिंदी लग जाता है। इसीलिए, क्योंकि ये इनको द्विगुण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो गुण लेकर आते हैं अपने साथ। एक तो ये डॉ का गुण लेकर आ रहे हैं, दूसरा ये डॉ का गुण लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं यहां पे बात करूं पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई, और दूसरी में बात करूं ढक्कन, इसके नीचे बिंदी लग गई है और इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ढ कौन सा है, ये ट ठ ढ, ठीक है, ये वाला है। लेकिन अगर मैं इस डॉ की बात करूं, पढ़ाई वाले डॉ की बात करूं, तो ये कौन सा वाला है, ये वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो हमारे द्विगुण हो गए, ठीक है, चार हमारे पास संयुक्त हो गए, चार हमारे पास ऊष्मीय हो गए, चार हमारे पास अंतस्थ व्यंजन हो गए, और 25 हमारे पास क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, ठीक है, जिनके हर वर्ण के यानी कि हर वर्ग के पांचवें अक्षर को क्या कहा जाता है, अनुनासिक। क्या कहा जाता है, अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। यानी कि स्पर्शी व्यंजन के क्वेश्चन ये आपको आ सकता है कि स्पर्शी व्यंजन के हर पांचवें वर्ण को, पांचवा वर्ण कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5, ये पांचवा लास्ट का अंतिम, या तो अंतिमाक्षर भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि हर स्पर्शी व्यंजन के अंतिमाक्षर को, अभी तो ये अक्षर है ना, क्योंकि य के साथ अ भी तो जुड़ा हुआ है, अक्षर बोल सकते हैं। व्यंजन कब बोलेंगे, जब ये आधा होता है तो ये व्यंजन होता है। अब ये अक्षर है, ठीक है, कोई भी आधा नहीं है, ठीक है, किसी के नीचे मैंने हलंत नहीं लगाया है, तो ये अक्षर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हर वर्ग का अंतिमाक्षर, ठीक है, हर वर्ग का अंतिमाक्षर क्या कहलाता है, अनुनासिक व्यंजन। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है, ठीक है, क्लियर हो गया हमारा। कितनी है, 11 हमारे पास स्वर है, दो हमारे पास अयोग्य है, 13 बन गए, ठीक है, प्लस स्पर्शी व्यंजन 25 हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, ऊष्मीय व्यंजन 4 है, संयुक्त व्यंजन 4 है, कुल मिला के कितने आ गए, 50 आ गए, प्लस 2 हमारे पास द्विगुण व्यंजन है, तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 52 हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा वर्णों की संख्या कितनी हो गई, कुल 52, ठीक है। यहां तक आपको थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो ही गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्या है, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, यानी कि क्ष की जो ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है। यानी कि अब देखिए, अब यहां पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ध्वनि, मैंने आपको बताया था कि ध्वनि ही वर्ण है और वर्ण ही ध्वनि है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ये बोलूं कि क्ष वर्ण किसके अंतर्गत आता है, तब तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि अच्छा किसकी बात हो रही है। लेकिन अगर ध्वनि लिख दी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ध्वनि, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूं कि वर्ण और ध्वनि दोनों एक ही चीज है। वर्ण जो है वो ध्वनि का लिखित रूप है और जो ध्वनि है वो वर्ण का मौखिक रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ध्वनि लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़ा था हमने, संयुक्त व्यंजन, यानी कि क्ष जो है, संयुक्त व्यंजन कितने थे हमारे पास, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है, सॉरी श्र, ठीक है। ये क्या थे हमारे पास, तो ये है हमारे पास संयुक्त व्यंजन। और ये जो अक्षर है, अक्ष है, अब इसको क्या कहा इसने कि क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है संयुक्ताक्षर। क्या बोलेंगे हम इसको, संयुक्ताक्षर के अंतर्गत, यानी कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत क्या आती है, क्ष ध्वनि आती है, ठीक है। क्योंकि इसने यही पूछा है कौन से परिवार का है, ठीक है, तो ये कौन से संयुक्ताक्षर का है, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या है, क्ष। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बनता है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम शब्दकोश की दृष्टि से, ठीक है, शब्दकोश की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो क्ष है वो कौन से परिवार का है, ध्यान रखेंगे। शब्दकोश की दृष्टि से, मैं आपको फिर से बोल रही हूं, ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे। शब्दकोश की दृष्टि से, ठीक है, शब्दकोश की दृष्टि से जो क्ष है वो कौन से परिवार का है, तो कौन से वर्ग में आएगा,
अगर हमारे पास डिक्शनरी होती है और हम कहें कुछ क्षत्रिय हमें समझ नहीं आया, जो हम लिखते हैं क्षत्रिय, ठीक है, वो हमें नहीं समझ आया कि इसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब अगर हम हिंदी शब्दकोश को अगर खोलें तो हम कौन से, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि अच्छा ए अल्फाबेट है तो ए अल्फाबेट वाली सीरीज हम देखेंगे, ठीक है, उसी प्रकार क्ष को हम किसमें खोल क्ष को हम कहां देखेंगे, तो हम देखेंगे क वर्ग में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, क प्लस श, क्या बन गया ये, क्ष, ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बना है, क प्लस श यानी कि क्ष, ध्यान देंगे। तो ये क्या किसमें ढूंढेंगे हम इसको हम ढूंढेंगे क वर्ग में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और अच्छा, अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि संयुक्ताक्षर कैसे है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, दो वर्ण आ रहे हैं, ठीक है, दो वर्णों के मेल से बना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सुंदर क्वेश्चन, किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है। क्वेश्चन क्या है, किस शब्द में द्वित्व, ठीक है, द्वित्व व्यंजन है। ऑप्शन मैं दे रही हूं आपको, पहला है पटना, दूसरा ऑप्शन है आपके पास देहरादून, तीसरा ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, और चौथा ऑप्शन है आपके पास चौथा ऑप्शन क्या लेंगे हम, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब तो आपको बहुत ही आसान हो गया होगा ढूंढना, क्योंकि अगर चौथा ऑप्शन कुछ ढंग का मिल जाता तो शायद आप कंफ्यूज होते। यहां पे क्वेश्चन दिया गया है किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है, ठीक है, वो इनमें से कोई, चलिए यहीं पे समझा देती हूं आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन दिया है पटना, देहरादून, दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में क्या है, द्वित्व व्यंजन है। कैसे, जब सेम वर्ण, समझ में आ गया आपको, ठीक है। जब अगर हम इसका विस्तारित रूप लिखें तो कैसे लिखेंगे हम, ये इसका विस्तारित रूप हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं, ठीक है। ये लॉग, इस लॉ के साथ ये वाला और लग जाएगा और ये लॉ आधा ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जहां पर सेम व्यंजन, ठीक है, या अक्षर, एक अक्षर के साथ आधा व्यंजन जुड़ जाता है और सेम होता है, यानी कि उनकी वो वर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि ये, अगर मैं यहाँ पे कल्प लिखूं तो ये अलग व्यंजन है, ठीक है। तो हमें क्या होता है कि सेम व्यंजन जहां पे दिखेगा हमें, जैसे दिल्ली यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको दिल्ली लिखा हुआ लिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। क्या बोलते हैं इसको, द्वित्व व्यंजन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संयुक्त स्वर की संख्या, ठीक है, संयुक्त स्वर की संख्या। क्वेश्चन है संयुक्त स्वर की संख्या, यानी कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, ठीक है। फिर से हम एक बार क्या लिखेंगे, स्वर, ठीक है। तो अ, आ, अच्छा मैं आपको संख्या बता देती हूँ, संयुक्त स्वर की संख्या होती है 7, ठीक है। कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ,
ये हमारे पास क्या है, स्वर है। ठीक है, तो इनको हम काउंट कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, पूरे स्वर कितने हो गए हमारे पास, 11। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है। अब मैं आपको बता देती हूं कि जो मूल स्वर है, ठीक है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर या जिनको हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, यानी कि ये स्वर के भेद है। कितने भेद होते हैं स्वर के, तो 3 है। एक होता है मूल स्वर, दूसरा होता है संयुक्त या दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। कौन कौन से होते हैं ये भी समझ लीजिए। तो मूल स्वर जो होते हैं वो है अ, ई, उ और री। ठीक है, ठीक है, ये मूल स्वर है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे मूल स्वर। मूल स्वर की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 4। ठीक है, इन्हीं को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, और इन्हीं को मूल स्वर भी कहा जाता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 4, अगर क्वेश्चन में ये आता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है तो भी 4 ही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने हैं, अब हम देख लेते हैं। संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर एक ही है। कई लोग इसको 2 भागों में बांटते हैं, संयुक्त को अलग लिखते हैं, दीर्घ को अलग लिखते हैं, और क्वेश्चन क्या, फिर वहां पे कितने हो जाएंगे स्वर के भेद, 4 हो जाएंगे, क्योंकि संयुक्त और दीर्घ को अलग अलग डिफाइन किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, साथ में ही है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आओ। ठीक है, अब हम इनको देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे संयुक्त स्वर की संख्या पूछी है इसने, और कितने आ गए हमारे पास संयुक्त स्वर की संख्या, 7 आ गई। ठीक है, प्लुत स्वर आपको दिख रहा होगा इसमें लिखा हुआ। अब हम प्लुत स्वर के पास आते हैं कि प्लुत स्वर कौन से होते हैं। तो प्लुत स्वर होते हैं जो किसमें लिखे जाते हैं, कहानी या नाटक या संगीत में जिनका उच्चारण, जिनको पढ़ा जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे हमारा राम, ये बीच में जो हमारे पास आता है आ की जो ध्वनि आती है वो प्लुत स्वर होते हैं। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा हमारे पास, ओम, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो बीच में जो स्वर जो हमारे पास ध्वनि आ रही है वो क्या होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये अब बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन ये जो 2 स्टार्टिंग के जो 2 है, मूल और संयुक्त, ये हमें देखने को मिलते हैं आज भी। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है, 7 है, और अगर मूल स्वर की संख्या पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतस्थ व्यंजन, क्वेश्चन क्या है, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अभी इससे पहले मैंने आपको इसमें एक और क्वेश्चन आया था जिसमें क्या कहा गया था, वर्णों की संख्या। उसमें मैंने आपको अलग अलग भेदों में बांट के देखा था कि वर्ण जो है उनको, जो व्यंजन है उनको हमने कैसे कैसे बांटा था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया इन्होंने अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको वहां पे क्या कहा था, य, र, ल और व, ये क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्या कहा था मैंने आपको यहाँ पे, अंतस्थ व्यंजन, कौन से व्यंजन है ये, अंतस्थ व्यंजन। और क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4। संयुक्त स्वरों की भी संख्या कितनी होती है, तो वो भी 4। और अगर हम बात करें ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन की, तो उनकी संख्या भी कितनी होती है, तो उनकी संख्या भी 4 होती है। ठीक है, सिर्फ स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, स्पर्शी व्यंजन की संख्या होती है 25, जिसमें हर वर्ग का अंतिमाक्षर अनुनासिक होता है। ठीक है, या नासिक्य होता है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य, र, ल, व, ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 4। चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और अपलोड नहीं हो पाएगी। तो चलिए, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, यूपीएसआई में भी आया है, बीएड में भी आया है ये क्वेश्चन। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। क्वेश्चन है ज्ञ, ज्ञ अक्षर किन वर्णों के योग से बना है, किन वर्णों के योग से बना है। क्या क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन, ज्ञ अक्षर किन वर्णों के योग से बना है, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि कैसे बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसने क्या बोला है, ज्ञ, और सेम मैंने वही क्वेश्चन जैसे हमने इससे पहले क्षौ के बारे में पढ़ा था, इनका भी वही क्वेश्चन उसी टाइप का है कि अगर हम इसके शब्दकोश की बात करें तो हम कौन से वर्ग, कौन से व्यंजन में हम इसको कौन से वर्ग में हम ढूंढेंगे, ठीक है, तो यानी कि कौन सा अल्फाबेट होगा वो स्पर्शी व्यंजन में। तो ज्ञ का कोई भी शब्दकोश में कोई भी अलग अपना परिवार नहीं है, ठीक है। ज्ञ के नाम से अगर आप कोई ढूंढोगे, अगर ज्ञ से ज्ञानी का मतलब आपको देखना है तो आपको कहीं भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब आपको ज्ञ का मतलब ढूंढने के लिए आपको किसमें जाना पड़ेगा वो हमें देखना है, वहीं से हमें पता चल जाएगा कि ये किन वर्णों के योग से मिलकर बना है, ठीक है। तो ज्ञ किन वर्णों के योग से मिलकर बना है, ज प्लस य, ठीक है, किससे मिलकर बना है, ज प्लस य, क्यों क्या हो जाएगा हमारा ज्ञ। यानी कि अगर हमें ज्ञ का मतलब जानना हो, ज्ञ से जो शब्द शुरू हो रहा होगा, अगर हमें उसका मतलब नहीं पता और जानना है हमें, तो शब्दकोश में हम कहा जाएंगे, ज वाले पेज पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ज वाले पेज पर जाएंगे, तब जाके हमें ज्ञ का जो शब्द हमें ढूंढना है उसका मतलब मिल पाएगा, ठीक है। तो ये था आज का हिंदी के क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट भी मैं आपको इसी तरीके के, अगर आप मुझे बता दीजिएगा कि अगर आपको इसी तरीके के क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको रोज 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, ठीक है। हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़े कम डिस्कस हो पाए क्योंकि मैं पूरा समझाऊंगी मैं आपको, ताकि आपके टॉपिक भी साथ के साथ क्लियर होते जाए और आपको क्वेश्चन भी मिलते रहे, ठीक है। तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आपको क्वेश्चनरी ही करनी है, प्रश्नोत्तरी ही करनी है, या फिर आपको पूरा टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे भी आपको ठीक लगेगा मैं उसी तरीके के आगे आपके सामने हिंदी लेकर आऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट आप प्लीज जरूर कर दीजिएगा कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, हिंदी में आपको क्वेश्चनरी ही चाहिए या फिर आपको टॉपिक वाइज समझना है, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से क्वेश्चनरी ठीक रहेगा। बाकी आपके क्या विचार हैं आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।